1857 की बगावत का निशानिया नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। जफर का अर्थ विजेता होता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। उनका नाम और आज उनकी यादें बदहाली और बेइंतहा बेइज्जती से जुड़ी है। उनका चित्र एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में उभरता है, लेकिन यदि उस 82 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति की मजबूरियों पर नजर डाला जाए तो भावनाएं हमदर्दी में बदल जाती हैं। किस्मत ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बगावत का नेता बनाया था, लेकिन वो 82 वर्ष के बूढ़े बादशाह थे जिनकी बादशाहत केवल लाल किले तक सिमटा था और उनका खजाना भी खाली था। लेकिन जब बगावत की सफलता की उम्मीदें खत्म हो गईं, तब बहादुर शाह जफर लाल किले को छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह पाने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी पालकी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर रुकी और उन्होंने अपनी खानदानी विरासत दरगाह को सौंप दिया, जिसमें एक संदूक भी था जिसमें पैगंबर की दाढ़ी के 3 बाल थे। इसके बाद जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। जफर के साथ कोई 3000 लोग भी इसी दरगाह में रहने लगे। ये वाकया 17 सितंबर 1857 का है। 3 दिन के बाद ही ब्रिटिश अधिकारी होडसन उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचता है। जफर को उनकी गिरफ्तारी के बदले उनकी जान को बख्शने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद बादशाह मकबरे से बाहर आने को तैयार हो गए। बादशाह को जीनत महल की हवेली में बंदी बनाया गया। वहां बरामदे में एक चारपाई बिछा दी गई थी जिस पर 82 वर्ष का बूढ़ा बादशाह बैठा था। एक समय इसका इतना रुतबा था कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भी जूते उतार कर उसके सामने उपस्थित होता था और अपनी नजर नीची रखकर अपनी बात करता था। लेकिन आज खाट पर बैठे इस बूढ़े आदमी को एक काम दिया गया था। काम था यहां से गुजरने वाले हर एक शख्स को सलाम करना। इसी हाल में बहादुर शाह जफर को बताया गया कि उसके 2 पुत्रों और एक पोते की हत्या दिल्ली के खूनी दरवाजे पर कर दी गई है। इधर जफर कैद में थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विद्रोहियों के लाशों का इजाफा होता जा रहा था। जफर के दरबार के सभी रईसों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। अब बारी थी जफर पर मुकदमे की। 27 जनवरी 1858 तारीख तय हुई। लाल किले के दीवाने खास में उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया। ब्रिटिश पक्ष ने इल्जाम लगाया कि जफर कुस्तुनतुनिया से लेकर मक्का, ईरान और भारत में फैली हुई एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी साजिश के सरगना और सरदार थे और अंग्रेजी शासन को हटा के मुगलों का राज वापस लाना चाहते थे। मुकदमा 2 महीने तक घसीटता रहा। 9 मार्च को जफर को कसूरवार माना गया और उन्हें अंडमान या किसी दूसरे जगह भेज देने की सजा दी गई, जिसका चयन गवर्नर जनरल को करना था। अगले 7 महीनों तक जफर के लिए उचित जगह की तलाश जारी रही। अक्टूबर में यह तय हुआ कि बादशाह को रंगून भेजा जाएगा। 7 अक्टूबर को सुबह 4 बजे आखिरी मुगल शहंशाह बैलगाड़ी पर सवार होते हैं और अपने आखिरी सफर पर चल पड़ते हैं। जफर के साथ उनके 2 बेटे, कुछ बीबियां और कुछ नौकर भी थे। कुल 31 लोग अपने जिंदगी के सबसे लंबे सफर पर निकलते हैं। कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए 4 दिसंबर को इनका काफिला डायमंड हार्बर, कलकत्ता पहुंचा, जहां जफर जंगी जहाज HMS मगारा पर सवार होकर अपने वतन से दूर चले गए, जहां से वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। 5 दिनों के बाद जफर रंगून पहुंच गए। रास्ते में जफर के साथ आए कई लोग लौट चुके थे और अब जफर के साथ कुल 10 लोग और थे। यहाँ जफर को एक घर में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 16 बाई 16 फीट के 4 कमरे थे। बादशाह के परिवार के खाने पीने पर अंग्रेजों का रोज का कोई 11 रुपए का खर्च था। जफर अपने कमरे की बालकोनी में बैठकर जहाजों को गुजरता हुआ देखते रहते थे। कागज और कलम के इस्तेमाल की सख्त मनाही थी, लेकिन ये बूढ़ा आदमी
माचिस की जली हुई तीलियों से कैद खाने की दीवार पर गजल लिखता था, जिसमें 2 गजलें आज भी मशहूर हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, और न किसी आँख का नूर हूँ न किसी के दिल का करार हूँ। इस गजल को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज में गाया है। इसी कैद में बादशाह ने 4 साल गुजार दिए। 1862 में उनकी उम्र 87 साल हो चुकी थी। अक्टूबर 1862 के आखिर में जफर की हालत एकदम से बिगड़ गई। कुछ ही दिनों में जफर ने खाना भी छोड़ दिया। गले में फालिस का असर था। 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे जफर ने आखिरी सांस ली। जफर की मौत के साथ 305 साल पुराना शाही और महान खानदान का अंत हो गया। रंगून का शहर, जाड़ों की एक नमी भरी धुंधली शाम, बरसात का मौसम, 4 बजे का वक्त, एक सफेद कफन में लिपटी लाश, चंद अंग्रेज दस्तों के साथ एक कैद खाने की 4 दीवारी के पीछे वाली दीवार के पास बनी एक गुमनाम कब्र की तरफ ले जाई गई। कब्र पहले से ही खोद ली गई थी। जफर के शरीर के साथ कब्र में काफी मात्रा में चूना डाला गया, ताकि कुछ ही दिनों में हड्डियों का नामो निशान भी ना रहे। जनाजे की नमाज बहुत संक्षिप्त पढ़ी गई। किसी को भी रोने या शोक मनाने की इजाजत नहीं थी। जफर के इंतकाल की खबर दिल्ली पहुंचने में 13 दिन लग गए। किसी भी अखबार ने, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेजी, इस खबर को बहुत अहमियत नहीं दी। जफर को दिल्ली छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। इस बीच बहुत खून बह चुका था, बहुत जनाजे उठ चुके थे। दिल्ली के लोगों ने जफर के जाने का शोक बहुत पहले ही मना लिया था। वक्त के साथ साथ जफर के दफन होने की जगह लोगों के यादाश्त से मिट गई। लेकिन 1905 ईस्वी तक रंगून के मुसलमानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और मांग की कि जफर के कब्र की निशानदेही की जाए। अंग्रेज शुरू में ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के बढ़ते विरोध के कारण 1907 ईस्वी में उसी जगह पर एक पत्थर लगवा दिया गया, जिस पर लिखा गया बहादुर शाह, दिल्ली के पूर्व बादशाह। 7 नवंबर 1862 को इंतकाल हुआ और उन्हें इसी जगह दफनाया गया। 1925 ईस्वी तक इस जगह पर एक काम चलाऊ दरगाह बन गया, जिस पर लोहे की छत भी लगा दी गई। 16 फरवरी 1991 को कुछ मजदूर इसी मजार के पीछे नाली खोद रहे थे। तब उन्हें ईंटों की चुनी हुई कब्र नजर आई, जो मजार से 25 फुट दूर थी। कब्र के अंदर जफर के कंकाल सही सलामत पाए गए। 1994 में इस जगह एक दरगाह बनाया गया, जो आज रंगून के मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय दरगाह है। यहाँ के मुसलमान जफर को एक पहुंचा हुआ सूफी पीर मानते हैं और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। भारत के राजनयिक, जिसमें मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, महत्वपूर्ण रूप से जफर के दरगाह पर जाकर उन्हें सम्मान देने वाले व्यक्तियों में से